पहले ही एमटीएस में सेलेक्टेड थे और एक एमटीएस से लेकर 4600 ग्रेड पे तक की नौकरी का सफ़र आज इस वीडियो में ये हमें बताने वाले हैं। जब मैं 10th क्लास में था तो मैं रेडियो वगैरह पे सुनता था, करतार कोचिंग सेंटर का ऐड आता था उसमें एयरफोर्स नेवी के लिए। तो मुझे उस टाइम से था कि मुझे एयरफोर्स नेवी में जाना है। पर 12th में मार्क्स कम होने की वजह से कभी कॉल लेटर नहीं आया एयरफोर्स नेवी का, तो एग्जाम दे नहीं पाया। तो फिर मैं ऐसे ही जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लगा। आरा कोचिंग चला गया मैथ पढ़ने ऐसे ही, और उस टाइम पीरियड में मेरे यूपी पुलिस का एग्जाम निकल गया। तो फिर मैं उसके लिए फिजिकल की तैयारी करने लगा। फिर उसके तैयारी के दौरान फिर मेरे आर्मी का भी फिजिकल निकल गया, तो फिर मैं आर्मी का करने लगा। और फिर आर्मी नहीं हो पाया तो फिर मैं एसएससी के बारे में जाना। फिर मैं एसएससी की तैयारी करने के लिए आरा लोकल कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ने लगा। इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हम इंजीनियरिंग या मेडिकल कर सकें। क्यों, पापा क्या करते हैं? पापा किसान हैं। पापा किसान हैं और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ हैं। अपने गाँव में सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम से पढ़ा? सर अच्छा, माध्यम भी आपका हिंदी रहा? हाँ, हिंदी मीडियम रहा। तो हिंदी मीडियम से एसएससी मतलब जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो तो काफ़ी टफ रहा होगा। सर इंग्लिश में गांव में जब मैं 9th-10th में था, इंग्लिश में शुरू से रुचि रहा है पढ़ने का। तो इंग्लिश का एक सर थे, कोचिंग लेता था उनसे, शुरू बचपन में ही लेता था। और मुझे मतलब शुरू से ही रुचि रहा है कि जब मैं गांव में रहता था तो मैं घर पे गाय भैंस भी थी तो उनका भी करता था। तो मैं भैंस चराने जाया करता था, गाय भैंस, तो अपने पॉकेट में डिक्शनरी वगैरह लेके जाया करता था। तो उस टाइम से वो कैब पढ़ने का बहुत जुनून रहा है शुरू से ही। तो उस टाइम से ही वर्ड पढ़ता था मैं। वो कैब पॉकेट डिक्शनरी आती थी एक्सपोर्ट की, तो उसके डिक्शनरी से हम वर्ड याद करते थे। तो भैंस चराते चराते आपने पढ़ाई की है? हाँ, ऐसे जाते थे तो पढ़ लिया। तो मतलब कितने गाय और भैंस आपके होंगे? मेरे पास एक गाय एक भैंस और उनके 2 बच्चे थे, चारों को चलाते थे हम। एसएससी का सर देखा जाए तो तैयारी में 2015 जून से किया सर। 2015 जून से। अच्छा, 2015 जून से आपने किया? हाँ, आरा में कोचिंग था, 1 स्टेप नाम था। अच्छा। हाँ, उसमें हमने एडमिशन लिया जाके। अच्छा। मेरे भैया ने बोला कि जाओ वहाँ पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, 1-2 साल लगेगा फिर हो जाएगा। तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन किया। तो हमने वहाँ पे कोचिंग में सर थे एक ब्रजेश सर, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो सर ने बोला, सर से मैंने बात की, सर मुझे यहीं पे रख लीजिए, मैं यहीं कोचिंग में रहूँगा और यहीं पे पढ़ाई करूँगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपसे। तो सर ने बोला ठीक है। तो डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने बोला कि भाई हम तुम्हें तो रखेंगे, पढ़ाएंगे, पर ऐसे कुछ हमारा भी तो हेल्प होना चाहिए। तो हमने ठीक है सर, मेस में जितना मतलब चावल लगता है तो मैं अपने घर से लेके आऊँगा। तो ऐसा हमारा कॉम्बिनेशन बैठ गया। फिर मैं वहीं पे रहा, पढ़ा, फिर सिलेक्शन हो गया मेरे 1 साल में, एमटीएस निकल गया। सबसे पहला फॉर्म सर सीएचएसएल का भरा था हमने, सीएचएसएल 2015। सीएचएसएल 2015 का भरा? 15 या 16, ध्यान पे नहीं है सर, एज मतलब ईयर याद नहीं, पर 16 या 15 ऐसी भरा। ठीक है, फिर क्या रहा उसमें आपका? उसमें सर हमने स्कोर किया था, अच्छा क्वालिफाई किए थे टायर 1, टियर 1 किए थे। टियर 2 में मेरा 0 मार्क्स हो गया था, क्योंकि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया होगा डिस्क्रिप्टिव में। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में, इस वजह से मेरा 0 रह गया। सर हम यही जैसे कि 12th के बाद तो एक फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। अगर क्योंकि आप 12th में आते हो तो आपका क्लियर होता है कि साइंस मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग करना है। तो अगर और शुरू से ही क्लियर है कि नहीं मुझे मतलब जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में जाना है, तो साइंस के बजाय आप आर्ट्स ले तो ज़्यादा सही रहता है। साइंस के बजाय अगर आप आर्ट्स लेते हैं आपके समय की बचत होती है, और वहाँ पर आप जो पेपर का पढ़ने वाला बेनिफिट होता है ये कि जीके जीएस वगैरह पढ़ना है तो वो आपके इसमें काम आ जाता है। उस बीच में जब एमटीएस का पेपर दिया तो फिर इसको देने के बाद फिर एक पेपर आया था सर केंद्रीय विद्यालय एलडीसी का, केवीएस एलडीसी आया था। केवीएस, तो उसी दौरान प्रिपरेशन के दौरान मैंने केंद्रीय विद्यालय एलडीसी दिया। तो उसमें मेरा सर 100 में से 92.5 मार्क्स थे, और उसमें ऑल इंडिया रैंक मेरी 105, उसमें 500 के अप्रॉक्स सीट था। अच्छा। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि एमटीएस ज्वाइन कर लेते हैं और फिर सीजीएल का तैयारी करेंगे। तो मतलब आपने जो सीजीएल का पेपर निकाला है वो एमटीएस में जॉब करते करते निकाला? हाँ सर। क्या बात है, बहुत शानदार। तो मतलब ऑफिस के बाद आपको टाइम मिल जाता था कि आप सीधा एमटीएस एक मंत्रालय तक का जो सफर आपने तय किया, ठीक है, तो टाइम मिल जाता था आपको? सर टाइम मैनेज करना पड़ता था। टाइम तो ऑफिस के टाइम पे उतना नहीं मिल पाता था, क्योंकि मैं बोर्ड में पोस्टिंग था, नॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 3 साल रहा मैं। तो टाइम वहाँ पे ड्यूटी 10 बजे जाना होता था, मतलब 10 से पहले 9:30 बजे, और 6 बजे 7 बजे भी छुट्टी होता था। तो ऐसे मैनेज करता था। तो एमटीएस का लगभग जो आपका इन हैंड सैलरी आ रहा था वो कितना आ रहा था? सर जब मैंने ज्वाइन किया था 2019 में तो 24,500 था, और अभी मेरा पिछले 2023 जनवरी से प्रमोशन हो गया, नोटिस सर्वर बन गया मैं। अच्छा। 2000 ग्रेड पे, पहले 1800 ग्रेड पे ज्वाइन किया था। अच्छा। फिर 2000 ग्रेड पे हो गया, तो इन हैंड सैलरी हो गई सर 37-38 हज़ार के अप्रॉक्स मिलता है सर अभी। 24,000 से 37,000 तक आपका सीधा प्रमोशन हो गया। हाँ सर। यानी एमटीएस में जो प्रमोशन होता है वो 3 साल में हो जाता है? हाँ, 3 साल में सर वो हाँ हो जाता है। जैसा आप पहले बता रहे थे कि आपकी शादी भी हुई है। हाँ सर। तो आपने शादी के बाद सीजीएल की तैयारी शुरू किया, फिर शादी के पहले आपने? सर शादी से पहले भी चल रहा था और शादी के बाद ही हुआ जॉब, तो सर शादी के बाद ही हो पाया। शादीशुदा भी हैं, साथ में यहाँ पर जो है एक ऑलरेडी जॉब भी कर रहे हैं 3 साल से। उसके बाद तो आपने सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू की थी और आपने पेपर दिया। तो 2022 के जो सीजीएल में जिसमें आप सेलेक्टेड हैं, तो उसकी तैयारी किस तरीके से की आपने? इसकी प्रीलिम्स कैसे तैयारी की आपने? प्रीलिम्स के लिए तो सर रेगुलर जो नॉर्मल तैयारी था, क्योंकि मैं 19 से ही तैयारी करते आ रहा था। मैंने मेहनत तो ज़्यादा 19 के टाइम पे ही किया था कि 1 साल में ही क्लियर कर लेना है, लेकिन हुआ नहीं। उस टाइम पे मैंने ज़्यादातर देखा जाए तो मैंने 19 में ही खूब अच्छे से तैयारी की थी। अच्छा। और फिर 20 में भी किया, 21 में भी किया, लेकिन 22 में हुआ। अच्छा। हाँ, तो सर यहाँ सीजीएल के टियर 1 के लिए मैंने छुट्टी वगैरह तो नहीं ली, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो स्कोर अच्छे आ रहे थे, तो मैं सोचा कि छुट्टी की जरूरत नहीं है। तो मैं सुबह रोज 6 बजे उठता था, तो 6 से 8:30 घर पे पढ़ लेता था। फिर ऑफिस में 1-2 घंटे टाइम मिल जाते थे तो वहाँ पे पढ़ लेता था, मॉक वगैरह लगा लेता था, छोटे छोटे जो टेक्स्ट बुक के जो प्रीवियस पेपर के सेक्शनल मॉक्स हैं वो लगाता था। और फिर घर पे जाके रात को पढ़ लेता था 2 घंटे, जितना टाइम मिलता था सर। मैथ्स में आपने कैसे क्या किया मतलब?
कितने मॉक टेस्ट लगाए, कैसे वीडियो देखे? मैथ का सर बहुत मॉक्स लगाया मैं, टेक्स्ट बुक से हमेशा से टेक्स्ट बुक का ही मॉक्स लगाता हूँ, MTS की तैयारी से ही, और टेक्स्ट बुक का अभी तक लगाता रहा टेक्स्ट बुक का ही। तो मैं टेक्स्ट बुक के सारे प्रीवियस पेपर लगाता था। जब मतलब एग्जाम का डेट नहीं था उससे पहले मैं वीक में दो मतलब टेस्ट लगाता था फुल, और बाकी जब ऑफिस में रहता था तो जैसे छोटे छोटे टेस्ट आते हैं इंग्लिश के, बाकी सारे सब्जेक्ट के मैं वो लगाया करता था सर। ठीक है। और तैयारी कैसे किया था आपने मैथ्स का? मतलब मैथ का सर मैं आपका मेंस का बैच लिया था, और तो सर इसमें हो गया था सर मेरा। तो उसमें जितने क्वेश्चंस दिए थे सारे लगाए लगभग आपने? सर हाँ, मैंने सारे क्वेश्चन लगाए। अच्छा ये बताइए, मतलब एक एस्पिरेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मुझे जो लगता है वो मेंस का हमेशा खेल होता है कि मेंस एक ऐसा खेल है कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तब तो आप वीडियो देख के सीखिए, लेकिन अगर आपको आते हैं तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को मौके के माध्यम से किताबों से प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो मेंस के बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे कंसेप्ट्स वीक हैं, सवाल मुझसे नहीं बन पा रहे हैं, मैं जब मॉक लगाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो मेरा स्कोर कम आ रहा है, वहाँ पर फिर आप बैच लें। सर मैथ मेरा वीक रहा है क्योंकि मेरे एडवांस के जो कॉन्सेप्ट है ना वो कमजोर थे, इसलिए मुझे बैच लेना पड़ा सर। अच्छा, एडवांस के कंसेप्ट कमजोर थे तो बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर। चलिए बहुत शानदार है। इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे की और मैथ्स का स्कोर क्या था आपका? मैथ का सर मेंस में था 28 क्वेश्चन मैंने लगाया था, 28 सही थे। क्या मतलब 28 करके 84 आपके हो गए, यानी 90 में 84 मार्क्स आपके थे? यस सर। ठीक है, सही है, बहुत शानदार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग में आपने कैसे कवर? रीजनिंग का सर जैसे कि मैं शुरू से मॉक से ही, हालांकि जब मैं 1 स्टेप में पढ़ता था तो वहाँ रीजनिंग की मैंने क्लास ली तो सारे मतलब पढ़ लिया था, सारा वहीं से पढ़ लिया। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता ना कि इसमें कुछ नए चैप्टर ऐड हुए थे या पहले का जो फॉर्मूला था भूल जाता था, तो मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेता था वीडियोज़, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह जुड़ गए थे तो इनका वीडियो में सर्च करके देख लेता था। ठीक है, तो रीजनिंग का आपका कहना है कि आपने मतलब पहले तो अपने क्लासेस जो कि 2015 में आपने लिया था तो वहाँ से आपका कंप्लीट हो चुका था पोर्शन एक, और बाकी जो है यूट्यूब के वीडियोस अलग अलग जो है देखकर आपने अपने आप को बेहतर किया। एक बच्चों के अंदर ये मिथ आता है, आजकल के कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पर कुछ टॉपर ये सजेस्ट कर देते हैं बच्चों को रीजनिंग सुधारना है तो आप जो है यहाँ पर सिर्फ मॉक दीजिए, तो क्या वो कहाँ तक सही है? वो बात किस हद तक सही है? मॉक हाँ सही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है जब आप मॉक तो दे रहे हैं फिर जो कॉन्सेप्ट की बात आती है उसको आप कहीं लिखिए, फिर उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन क्योंकि ऐसा लगता है कि चलो एक बार पढ़ लिया हो गया, लेकिन फिर बाद में 15-20 दिन बाद आप भूल जाते हैं। भूल जाते तो मैं क्या करता था कि जो भी रीजनिंग का कॉन्सेप्ट था, मैथ का, इंग्लिश का, जीके जीएस का मेरा, तो मैं उनका एक कॉपी बनाया था, मतलब आप नोट्स बनाया था। हाँ, और उन सबको बार बार रिवीजन करता था। सैटरडे संडे की ऑफ रहता तो घर पे रहते थे तो उनका रिवीजन कर लेते थे। ये बताइए कि बच्चे को नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? सर नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है? सही पॉइंट टू पॉइंट सर, जो चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है, भूल जाता है, उसी चीज़ को केवल नोट करिए। उसी चीज़ को नोट करें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ हम मॉक टेस्ट के माध्यम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपने आप का स्कोर बेहतर कर सकते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपिक आपको नहीं आता है आप प्रॉपर तरीके से किसी टीचर की वीडियो को देखिए, ठीक है? और इंग्लिश के लिए आपका क्या कहना है? सर इंग्लिश तो मैं वहाँ पढ़ा था 1 स्टेप में, बरजेश सर काफ़ी अच्छे से पढ़ाए थे मुझे सारा, मतलब ग्रामर मेरा दिक्कत है, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन करने के लिए मेरा नोट्स नहीं था मेरे पास, वही घर पे ही छूट गया था या कहीं पता नहीं कहाँ क्या हो गया। तो मैंने नीतू मैम का बुक, मैं जब ऑफिस के लिए घर से आता था तो मैं मेट्रो में नीतू मैम का बुक पढ़ लेता, तो मैंने सारी बुक खत्म कर दी पूरी मेट्रो में। तो मेट्रो में आपने मतलब इंग्लिश की किताब खत्म कर दी? हाँ, सारा नीतू मैम का सारा बुक मेट्रो में खत्म कर दिया, ट्रैवल करते करते? हाँ। क्या बात? सर 1 घंटे लग जाते थे आने जाने। कहाँ से मेट्रो से? कहाँ से? सर उत्तम नगर से सर ITO। अच्छा, ITO में आपका जो MTS का जॉब है वो था और उत्तम नगर में आप रहते थे? हाँ, तो कुछ दिन उत्तम ITO आया था, फिर मेरी पोस्टिंग हो गई थी नॉर्थ ब्लॉक में, तो फिर मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट जाता था सर, राजीव चौक से चेंज कर। मतलब आज एक बात को समझिए, आज के समय में मेट्रो में अक्सर देखता हूँ, मैं भी कई बार ट्रैवल करता हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को कि मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त वो रील्स देख रहे होते हैं, ठीक है, और वीडियो देख रहे होंगे और मतलब फालतू के जितने भी काम हो गए तो ठीक है वो इनका अपना वर्ग है, लेकिन मैं एक वर्ग वो भी देख रहा होता हूँ कि जैसे कोई अगर UPSC की तैयारी कर रहा है तो मैंने देखा है कि जैसे लोग यहाँ से लेकिन नोएडा तक जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी द इंडियन एक्सप्रेस किसी ने ले लिया, द हिंदू ले लिया और उसके एडिटोरियल को वो पढ़े जा रहे हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ऐसा मैं अपने केस में मानता हूँ कि इलॉन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे हैं। किसने अपने 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज किया ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको ये 24 रुपये दे रखे हैं, अब इस 24 रुपये की पूंजी किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हैं और वो आपको कितना प्रॉफिट देगी ये आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कि GS का कैसे तैयारी किया आपने? GS में सर मेरा वीक रहा है। हाँ, मतलब आपका ही वीक रहा है? हाँ, बहुत वीक रहा है, पर वहीं फ्रेंड जो था पंकज ने बताया था कि अगर जो आप बुक पढ़ते हैं ना एक बुक उसी का रिवीजन बार बार करिए। तो मैंने लूसेंट पहले से पढ़ा हुआ था तो मैंने लूसेंट ही पढ़ा, रोज सुबह उठ के 6-7 पेज अपना डेली लूसेंट पढ़ता था। अच्छा। उसके साथ घटना चक्र पढ़ता था। घटना चक्र? हाँ, एक छोटा सा वीडियो किसी सर का हो गया, मैंने यूट्यूब पे करंट अफेयर के लिए देख लेता था, ज़्यादा टाइम नहीं करंट अफेयर पे वेस्ट करता था क्योंकि उसमें कितना वो पढ़ लो पता नहीं चलता कहाँ से पूछ रहा है, कब नहीं कर पाते सर। डिपार्टमेंट के बारे में हमने जिक्र नहीं किया सर। मैं मिनिस्ट्री में सेलेक्टेड हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ASO सेलेक्टेड है कि ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो आपकी पेमेंट कितनी बन रही है? 40 इन हैंड सैलरी सर 73,947। 73,947, 73,947। तो इतनी ही सैलरी एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी होगी? हाँ सर, सेम, क्योंकि ग्रेड पे तो सेम है। हाँ सर। चाहे वो ASO इन आपका मतलब ME में हो या फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो या फिर आपका एक्साइज इंस्पेक्टर हो, लगभग सबकी सैलरी इतनी ही। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। एक चीज़ और बताइए मुझे कि बच्चों के मन में ये रहता है कि सरकारी नौकरी ही क्यों?
प्राइवेट क्यों नहीं, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर सर अभी डिपार्टमेंट में अभी जाएंगे ना हमारे, तो प्राइवेट नौकरी भी लगने के लिए एक MTS जो होता है जो डेली वेजेस पे काम करता है, उसे भी लगने के लिए अप्रोच की जरूरत होती है। अच्छा, तो नौकरी की इतनी मारामारी है, ऊपर से फिर रेस्पेक्ट भी नहीं है। प्राइवेट जॉब वाले को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है और सरकारी जॉब वाले थोड़ा ना भी करे तो चल जाता है। अच्छा ये मान रहे हैं। हाँ, ये ऐसा हम मान रहे हैं। और फिर सर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ पे सरकारी जॉब का थोड़ा क्रेज है, हाँ क्रेज रहता है। तो होता है बिहार में बहुत ज़्यादा क्रेज है सरकारी नौकरी का। no, हमने देखा भी है, शादी करते हुए थोड़े अच्छे घर में रिश्ता हो जाता है, जैसे ही शादी मतलब नौकरी लगाना ही थी, तब शादी के रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। रिश्ते हो जाते हैं जब पता चलता है कि लड़का सरकारी नौकरी में है, चाहे वो MTS में ही क्यों ना, चाहे कोई वो तो डिपार्टमेंट का नाम बता दो केवल, हाँ इसमें है बस इसमें है, तो उसके बाद जो है बढ़िया घर में शादी हो जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो ठीक है, चलो और सरकारी नौकरी के आप और क्या क्या फायदे देखते हैं, चूँकि आज आप डिपार्टमेंट में हैं, आप बच्चों को कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि कई बार वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझे लगता है कि डिमोटिवेशन कई फाइनेंशियल लॉस के कारण भी हो सकता है, कई बार उनको मेंटली जो है उसके कारण भी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार लाखों प्रयास करने के बावजूद, मतलब घंटे घंटे पढ़ाई मेहनत करने के बावजूद भी उनको डिमोटिवेशन मिलता है। तो वो डिमोटिवेशन से बाहर कैसे हैं? सर डिमोटिवेट होने के लिए तो हम तो सर वीडियो वगैरह, जैसे जो भी टॉपर होते हैं उनके वीडियो वगैरह देखा करते थे, लोग कैसे कर रहे हैं, तो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेंगे, क्यों नहीं, हमसे क्यों नहीं होगा। जब हमने मूवी देखा था मांझी द माउंटेन मैन, तब से ही था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या बात, तो लास्ट तक यही रहा डिमोटिवेशन का सर, यही लॉजिक रहा। यही लॉजिक है। हाँ सर। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं ज़्यादा घंटे पढ़ नहीं पाता था सर, ज़्यादा होगा तो एक दिन 5 घंटे बस। क्या बात है, तो जॉब के साथ साथ आप एक दिन में 5 घंटे की पढ़ाई के हिसाब से आप अपना सिलेक्शन ले पाए, बहुत अच्छा है। तो बच्चे को एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वीडियो के और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए। सर ये रहेगा कि सर राइट डायरेक्शन में सर फोकस होना चाहिए, सही डायरेक्शन में, जैसे कि SSC जो पैटर्न पूछ रहा है हम उस पर ज़्यादा फोकस रहें, मतलब हाई लेवल के। सर मैं हाई लेवल के क्वेश्चन मैथ वाले में 2021 में हाई लेवल के क्वेश्चन बनाते रह गया, मॉक्स देता रहेगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2022 में जिस लेवल का क्वेश्चन SSC पूछा, हम उस लेवल पे मतलब उसी लेवल के पढ़े, इसलिए फायदा। आपके हिसाब से हाई लेवल पढ़ना एक रेलेवेंट चीज़ है, अब वो द पॉइंट पढ़िए, प्रीवियस ईयर को कवर अप करके फालतू के मतलब टफ क्वेश्चंस के पीछे भागना, बिल्कुल वो मार्केट जो बनी हुई है टफ क्वेश्चंस वाली, उसको सीधा इग्नोर करके अपने टू द पॉइंट पे पढ़ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, तो वो करे तो हम ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चे को सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि कंप्रीहेंशन इंग्लिश के लिए सर मैं कोई मतलब न्यूज़पेपर वगैरह भी लोग पढ़ते हैं, पर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने सारे जितने प्रीवियस पेपर कंप्रीहेंशन थे, पैसेज क्लोज सारे मैंने वही केवल बनाए। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी, क्योंकि आज आप इस मुकाम पे, आज आपको पूरा भारत सुन रहा है और पूरा भारत आपको देख रहा है, तो जिन लोगों ने आपके मतलब सफलता में अपना योगदान दिया है, तो उनके लिए आप छोटे से कुछ लाइन बोलना चाहें? सर मैं मतलब काफ़ी आभारी रहा हूँ मैं अपने ब्रजेश सर के प्रति। सर ने मुझे इंग्लिश में बहुत हेल्प करी, साथ में रखा, जब मैं गांव से आया था तो उन्होंने अपने पास रखा और पढ़ाया लिखा, अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे। एक भैया भी थे, उनके भी साथ से। और जब शादी हो गई, शादी के बाद भी मतलब एक होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वाइफ ने काफ़ी सर हेल्प करा, कोऑपरेट करा, तो सर ये हो पाया। और मम्मी पापा तो हमेशा से कोऑपरेट करते ही रहे हैं। सर तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके और मज़ा आ गया मेरे भाई। तो बस आप लोग सबसे ज़्यादा एक पॉइंट था सर, 12th में मेरे पापा ने काफ़ी मुझे हेल्प करा था। अच्छा, जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था तो सर पैसे की बहुत दिक्कत थी, तो मैं सब्जी बेचता था, तो पापा घर से मेरे लिए खाना लेकर आते थे डेली। अच्छा, क्योंकि मैं खाना बनाने का टाइम, क्योंकि 4-5 घंटे क्लास होता था डेली, क्लास के बाद ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल सर। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा और इसी तरीके से मेहनत करिए, जीवन में और आगे बढ़िए। और तो इनकी मेहनत को देखते हुए मैं एक लाइन बोलूँगा यहाँ पे कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो तो ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, कितना आपको बेनिफिट पहुंचा इस वीडियो से, क्या क्या आपने सीखने को मिला यहाँ पे। क्योंकि एक MTS से लेकर मंत्रालय तक का सफर आसान नहीं होता है, जहाँ पर आपने जीवन में सब्जी भी बेचा हो, जहाँ पर आपने हर छोटा बड़ा काम किया हो, आपने यहाँ पर इनफैक्ट चाय भी आपने बना के ऑफिसर्स को पिलाया हो, ठीक है। तो हर बात इन्होंने निष्पक्षता से इस वीडियो में कहा है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और क्या आपको सीखने को मिला वो भी जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।